हमने फर्स्ट चैप्टर में वर्नियर कैलिपर्स पढ़ा है। इंस्ट्रूमेंट में, बेसिक इंस्ट्रूमेंट में हमने दो इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं, एक वर्नियर कैलिपर्स और दूसरा स्क्रू गॉज। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स हमने पढ़ लिया है, स्क्रू गॉज को मैं अभी यहाँ रोक रहा हूँ। ठीक है, स्क्रू गॉज को मैं बाद में कराऊंगा। इस चैप्टर में जो हमने पढ़ना है, बाकी जो चीज़ें हमने पढ़नी है उसको अगर एक बार हम देख लें तो ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें हमने पढ़ना है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, डायमेंशनल एनालिसिस। क्या क्या पढ़ना है ज़रा देखें ध्यान से। हमने इस चैप्टर में पढ़ना है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट। हमने दूसरा पढ़ना है इसमें डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस हमने पढ़ना है। डायमेंशन एनालिसिस के बाद हमने पढ़ना है इसमें बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर। फिर हमने पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर एंड फिर पढ़ेंगे हम एरर एनालिसिस, एरर एनालिसिस एंड देन मेजरमेंट एंड देन बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स। बेसिक इंस्ट्रूमेंट में हमने यहाँ पे दो इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं, एक पढ़ना है वर्नियर कैलिपर्स और दूसरा पढ़ना है स्क्रू गॉज। मैं वर्नियर कैलिपर्स पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, एक लेक्चर में वर्नियर कैलिपर्स का अपलोड भी कर चुका हूँ। अब हमें जो है सिर्फ स्क्रू गॉज पढ़ना है इस बेसिक इंस्ट्रूमेंट में, इसको हम बाद में पढ़ रहे होंगे। आज हम ये देखने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन एनालिसिस, हम ये देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। ठीक, मैथमेटिक्स में हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, बेसिक लॉग पढ़ेंगे, बेसिक अलजेब्रा पढ़ेंगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे एंड ग्राफ पढ़ रहे होंगे। बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद फिर हमारा काइनेमैटिक्स स्टार्ट होगा। तो हम आज देखने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में जो हमारा सिस्टम जो यूज़ होता है यहाँ, वो यूज़ होता है एसआई सिस्टम। सिस्टम ऑफ यूनिट में सबसे पहले देखें एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में बच्चों, एसआई सिस्टम में हमारे पास 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ ये इंटरनेशनल सिस्टम है, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, ग्लोबली यूज़ होता है। इसमें हमारे पास फिजिक्स में इस सिस्टम में 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। कितनी क्वांटिटीज़ हैं? 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़। कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं अगर हम उन क्वांटिटीज़ को देखें जल्दी से, अगर हम उन क्वांटिटी को देखें बेसिक यूनिट, उस क्वांटिटी की बेसिक यूनिट कौन सी क्वांटिटी? बेसिक क्वांटिटी, इसके लिए बेसिक यूनिट एंड इस यूनिट के लिए यूज जो एब्रीविएशन है। आप जानते होंगे, इसको पढ़ा भी होगा आपने शायद छोटी क्लासेस में। तो हमारे पास सबसे पहले जो क्वांटिटी है वो है मास, फिर दूसरी क्वांटिटी है लेंथ, तीसरी जो बेसिक क्वांटिटी है एसआई सिस्टम में वो है टाइम, चौथी जो क्वांटिटी है एसआई सिस्टम में वो है मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। चौथी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फिफ्थ जो क्वांटिटी है वो है टेम्परेचर, टेम्परेचर। सिक्स्थ जो क्वांटिटी है वो है लुमिनस इंटेंसिटी या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और लास्ट जो क्वांटिटी है वो है आपकी लुमिनस, LUMINUOUS, लुमिनस इंटेंसिटी। ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हैं फिजिक्स में। ठीक है, एसआई सिस्टम में जो मास है इसकी यूनिट जो है ये है एसआई सिस्टम में किलोग्राम। आप बचपन से पढ़ रहे हैं, मास की यूनिट किलोग्राम और एब्रीविएशन हम यूज़ करते हैं केजी। लेंथ की जो एसआई सिस्टम में यूनिट है वो है मीटर और एब्रीविएशन हम यूज़ करते हैं एम। टाइम की जो एसआई सिस्टम में यूनिट है वो है सेकंड, एब्रीविएशन यूज़ करते हैं हम एस। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं मेरे बच्चों एम्पियर। ठीक है, एब्रीविएशन यूज़ करते हैं कैपिटल ए।
ठीक, ये साइंटिस्ट के नाम पर है यूनिट, याद रखें। मैंने स्मॉल ए यूज़ किया है, कैपिटल ए यूज़ नहीं किया। अगर मैं यहाँ कैपिटल ए लगा दूंगा तो ये नेम हो जाएगा, यूनिट नहीं होगी। जब भी किसी साइंटिस्ट के नेम को एज अ यूनिट यूज़ करते हैं तो ऑलवेज उसको स्मॉल लेटर से बिगिन करते हैं, ठीक है। एम्पियर इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी तरीके से केल्विन, ठीक है, केल्विन जो है एसआई सिस्टम में टेम्परेचर की यूनिट है, एब्रीविएशन यूज़ करते हैं कैपिटल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम यूज़ करते हैं MOLE, मोल, ठीक, एब्रीविएशन यहाँ पर है MOL। और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए हम यूज़ करते हैं कैंडला और CANDLA, और एब्रीविएशन यहाँ यूज़ करते हैं क्या, CD, ठीक है। ये 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, ये इनकी यूनिट बेसिक यूनिट है, ठीक है, ये बेसिक यूनिट है फिजिक्स में। क्लियर। नाउ इसके अलावा इस सिस्टम में 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और हैं, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और हैं। क्यों है ये अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया, आगे डायमेंशन में देखेंगे। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? क्वांटिटी, इसके लिए यूज यूनिट और एब्रीविएशन। तो यहाँ पे 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी हैं बच्चों? एक है आपका प्लेन एंगल, वही एंगल जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको आप डिग्री में 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, वही एंगल, ठीक है, वही एंगल ये 30 डिग्री, 20 डिग्री, 60 डिग्री जो एंगल आप पढ़ते चले आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ फिजिक्स में जो एंगल की यूनिट है वो डिग्री ना होके क्या है, रेडियन है, ठीक है। एंगल को जब भी हम यहाँ रखेंगे न्यूमेरिकल में तो ऑलवेज एंगल को रेडियन में पुट करते हैं, ठीक है। तो मैथ्स में हम देखेंगे, मैथमेटिक्स में हम पढ़ेंगे कि हम डिग्री को, मिनट को, सेकंड को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जो प्लेन एंगल है उसकी यूनिट क्या है, रेडियन है, और एब्रीविएशन हम यूज़ करते हैं रैड, ठीक है। एक और एंगल यहाँ हम आगे पढ़ेंगे जिसका नाम है सॉलिड एंगल। ये एक नई क्वांटिटी है आपके लिए, सॉलिड एंगल, ठीक है, 3D में बनता है ये जो सॉलिड एंगल है इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। आगे इसको पढ़ेंगे बच्चों, एब्रीविएशन इसके लिए यूज करते हैं क्या, SR, ठीक है। तो 7 बेसिक क्वांटिटी हैं, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हैं एसआई सिस्टम में। इसके अलावा अगर हम ओल्ड सिस्टम यूज करें तो हमारा दूसरा है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में M मीन्स मीटर, K मीन्स किलोग्राम और S मीन्स सेकेंड, ठीक है। मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। तो MKS सिस्टम में लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेज़र कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा सिस्टम है, एक और सिस्टम है हमारा CGS सिस्टम। C का मतलब क्या, सेंटीमीटर, G का मतलब क्या, ग्राम, और S का मतलब क्या, सेकंड, ठीक है। तो CGS सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेज़र कर रहे होते हैं, ठीक है बच्चों। MKS सिस्टम में MKS सिस्टम में लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं, ठीक है। एक और सिस्टम आता है हमारा FPS सिस्टम, ठीक है। FPS सिस्टम में लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेज़र कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं बिकॉज ये ब्रिटेन में जनरली यूज़ होता है सिस्टम, FPS सिस्टम। क्लियर। तो ये हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट है। हमारा जो यूज़ होगा यहाँ पर, हमें जो डील करना होगा ज़्यादातर वो कौन से सिस्टम में डील करना होगा, SI सिस्टम में डील करना होगा। तो SI सिस्टम में ये 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं और इनकी ये यूनिट जो है वो क्या कहलाती हैं, बेसिक यूनिट कहलाती हैं। क्यों हमें यूनिट की ज़रूरत है बच्चों? हमें यूनिट की ज़रूरत है क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए और डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें यूनिट चाहिए, ठीक है। 5 kg, तो 5 kg में हमें kg को देख के पता लग रहा है किसकी बात हो रही है, मास की बात हो रही है। 5 न्यूटन में न्यूटन से पता लग रहा है कि किसकी बात हो रही है, फोर्स की बात हो रही है। 5 मीटर पर सेकंड से पता लग रहा है किसकी बात हो रही है, स्पीड की बात हो रही है। 5 जूल से पता लग रहा है किसकी बात हो रही है, एनर्जी या वर्क डन की बात हो रही है। तो क्वांटिटी को
पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है और डिस्टिंग्विश भी करना है। डिस्टिंग्विश भी करना है तो उसके लिए हमें यूनिट चाहिए। अगर एक ही यूनिट होती सारी क्वांटिटीज़ की या यूनिट ना होती तो हम कैसे समझते किसकी बात हो रही है। तो इसलिए हर क्वांटिटी के लिए एक अलग यूनिट असाइन की गई है ताकि हम यूनिट को देखकर क्वांटिटी को पहचान सकें कि किस क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है। ठीक है बच्चों, तो नाउ ये बेसिक यूनिट है। इसके बाद आती है हमारी ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट किससे ड्राइव की गई हैं? बेसिक यूनिट से मिलकर। अब आगे जो भी यूनिट हम एसआई सिस्टम में हम जो भी यूनिट यूज कर रहे होंगे ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है। 7 बेसिक यूनिट हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। आगे किसी भी क्वांटिटी को आप पढ़ेंगे, बहुत सारी न्यू क्वांटिटीज अब आप यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, सारी क्वांटिटीज की यूनिट जो होंगी वो इन्हीं बेसिक यूनिट के टर्म्स में ड्राइव की जाएंगी। ठीक है, सारी क्वांटिटीज की यूनिट को इन 9 यूनिट्स के 7 बेसिक और 2 सप्लीमेंट्री इन यूनिट्स के टर्म में ड्राइव किया जा सकता है। सारी यूनिट इन्हीं टर्म में लिखी जाएंगी। जैसे स्पीड की यूनिट को हमने दो बेसिक यूनिट से ड्राइव किया है, मीटर और सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, जैसे फोर्स की यूनिट को हमने MA kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो kg मीटर और सेकंड 3 बेसिक यूनिट से हमने फोर्स की यूनिट को ड्राइव किया है। जैसे एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन की यूनिट देखेंगे तो एक्सेलरेशन की यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सब ड्राइव्ड यूनिट है। कोई भी यूनिट लोगे, किसी भी क्वांटिटी की यूनिट लोगे, ठीक है, कोई सी भी यूनिट लोगे, प्रेशर इज इक्वल टू, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया इज द प्रेशर। तो kg फोर्स ऊपर kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया इज मीटर स्क्वायर। तो इसको देखोगे तो रिजल्टिंग यूनिट क्या मिलेगी? ये फोर्स की यूनिट हो गई kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। तो kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? ये जो यहाँ पे जो न्यूटन है यूनिट, ये एसआई यूनिट नहीं है। न्यूटन कौन सी यूनिट है? MK सिस्टम में यूनिट है। इस kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रेशर की यूनिट क्या हो गई? kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इतना ही हमें इंफॉर्मेटिव करना है। कोई क्वेश्चन वगैरह यहाँ से जनरली आता नहीं। डायमेंशन एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन एनालिसिस में आपके यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन 2 जगह से आते हैं यहाँ इस चैप्टर में, डायमेंशन एनालिसिस एंड एरर एनालिसिस। ठीक है, ये 2 जगह से कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन डायमेंशन एनालिसिस से आता है, एक क्वेश्चन एरर एनालिसिस से आता है, और इन्हीं 2 जगह से इस चैप्टर में 11 में सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों। ना बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस में हमें 4 चीज़ों को पढ़ना है। क्या हैं वो 4 चीज़ें? 4 चीज़ों को हमने पढ़ना है। सबसे पहले हमने देखना है बच्चों राइटिंग ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। हमने देखना है कि डायमेंशनल फार्मूले को हम कैसे लिख रहे होंगे। फिर सेकंड हमने देखना है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला या होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, फार्मूले की करेक्टनेस को देखना है। फिर हमने देखना है मेरे बच्चों डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। फार्मूले के डेरिवेशन को देखना है कि फार्मूले को हम कैसे ड्राइव कर रहे होंगे। फिर हमने देखना है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। ठीक है, ये 4 चीज़ें हमने देखनी है डायमेंशन फार्मूले में। ये 4 चीज़ें एक एक करके हम पढ़ेंगे तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा होगा। तो सबसे पहले मैं उठा रहा हूँ राइटिंग ऑफ डायमेंशनल फार्मूला।
राइटिंग ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर हम मास का डायमेंशन फार्मूला देखें तो मास का डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए हम कैपिटल M को ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। अगर हम बच्चों लेंथ का डायमेंशन फार्मूला देखें तो लेंथ का डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए हम कैपिटल L लिखकर ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। अगर हम टाइम का डायमेंशन फार्मूला देखें तो टाइम को लिखने के लिए हम कैपिटल T लिखकर ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। ठीक है। अगर हम टेम्परेचर के लिए देखेंगे कि टेम्परेचर का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, थीटा या के, थीटा लिख देंगे या के लिख देंगे टेम्परेचर के लिए। ठीक है। जो हमारी 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं फिजिक्स में, उनके डायमेंशन फार्मूले हम देख रहे हैं। टेम्परेचर के बाद हम देखें इलेक्ट्रिक करंट। टेम्परेचर के बाद हम देखें इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए हम कैपिटल A लिखकर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए हम कैपिटल A लिखकर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। ठीक है। अगर हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए लिखना है तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम क्या करेंगे, MOL लिखकर ब्रैकेट में क्लोज कर रहे होंगे बच्चों। और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए लुमिनस इंटेंसिटी, इसके लिए हम क्या लिख रहे होंगे, CD लिखकर इसको ब्रैकेट में क्लोज कर रहे होंगे। ठीक है। एक बार देख लें ध्यान से, क्लियर। अब ना एक एक करके हम क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला लिखना शुरू करते हैं। मान लो सपोज मैंने स्पीड का डायमेंशन फार्मूला लिखना है तो स्पीड क्या होता है, ध्यान से देखें, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का क्या है, डिस्टेंस इज लेंथ, तो लेंथ का L और टाइम का T, L अपॉन T। तो स्पीड का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, LT-1। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे M दिखाना हो, मैंने इस M को भी दिखाना हो तो M को दिखाने के लिए मैं इस डायमेंशन फार्मूले को कैसे लिख सकता हूँ, m⁻0 LT-1, क्योंकि किसी का भी पावर 0 जो है वो कितना होता है, 1 होता है। किसी की पावर 0 कितनी होती है, 1। क्लियर है। तो m⁻0 LT-1। अब हमारे पास ये डायमेंशन फार्मूला आ गया स्पीड का। तो डायमेंशन फार्मूला हमें क्या बताता है बच्चों, ध्यान से सुने कि डायमेंशन फार्मूला, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला हमें ये बताता है कि उस क्वांटिटी में बेसिक क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस क्या हैं। क्या कहा मैंने, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला हमें ये बताता है कि उस क्वांटिटी में बेसिक क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस क्या हैं। बेसिक क्वांटिटीज़ कौन, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, एक्सेट्रा। ठीक है। अब डायमेंशन क्या होती है, जो MLT की जो पावर है, MLT की जो पावर है ये डायमेंशन होती है। ठीक है। क्या होती है डायमेंशन, ML और T की जो पावर है वो डायमेंशन है। तो स्पीड का डायमेंशन फार्मूला मुझे ये बता रहा है कि स्पीड में मास की M नहीं है इसमें, तो मास की डायमेंशन 0 है, लेंथ की डायमेंशन 1 है और टाइम की डायमेंशन -1 है। ठीक है। जैसे एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो गया, दोनों ही लेंथ हो गई। तो एरिया का डायमेंशन फार्मूला जो होगा वो होगा L²। तो L² हमें क्या बता रहा है कि एरिया में लेंथ की L की पावर 2, लेंथ की कितनी डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है। ऑब्वियसली एरिया में लेंथ की 2 ही डायमेंशन होती है ना, एक लेंथ होती है और दूसरी ब्रेड्थ होती है। लेंथ या ब्रेड्थ दोनों लेंथ ही हैं। और वॉल्यूम में कितने डायमेंशन होंगी लेंथ की, 3, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है। तो वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होंगी लेंथ की, तो वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, L3। तो MLT की जो पावर है वो डायमेंशन है, याद रखें। अगर हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला देखना हो तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या यू कैन से वेलोसिटी अपॉन टाइम। स्पीड देखो या वेलोसिटी देखो, दोनों का डायमेंशन फार्मूला LT-1। तो
तो स्पीड का डायमेंशन फार्मूला यहाँ रख दो या वेलोसिटी का यहाँ रख दो, lt - 1 अपॉन टी, ठीक है। टी आ गया, ये कितना है -1, ऊपर जाके 1 है, ये पावर 1 है, ऊपर जाके -1 मिलके कितना हो गया -2। तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन फार्मूला है वो कितना आ जाएगा lt - 2। तो एक्सेलरेशन में मास की डायमेंशन कितनी है 0, लेंथ की डायमेंशन कितनी है पावर कितनी 1, और टाइम की डायमेंशन कितनी है यहाँ -2, ठीक है। हम थर्ड देखें, फोर्स। फोर्स क्या होता है मेरे बच्चों, F = ma, मास टाइम एक्सेलरेशन। मास का क्या m और एक्सेलरेशन का क्या lt - 2। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखेंगे, mlt - 2। ये फोर्स का डायमेंशन फार्मूला है, ठीक है। अगर हम वर्क डन देखें, अगर हम वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला देखें तो वर्क डन क्या होता है W = Fs। F क्या है फोर्स, और डिस्प्लेस S क्या, F क्या है फोर्स, और S क्या है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है लेंथ होती है। कौन सी लेंथ होती है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला कितना है मेरे बच्चों mlt - 2। तो फोर्स का यहाँ पे आपने रख दिया mlt - 2, ध्यान से देखें बहुत इजी है। और डिस्प्लेसमेंट का आपने डायमेंशन फार्मूला लग दिया यहाँ पे L। तो यहाँ से फोर्स, यहाँ से वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला कितना आ गया ml² t - 2। वर्क डन क्या आ गया ml² t - 2, ठीक है। और वर्क डन की यूनिट क्या है जूल है, वर्क डन की यूनिट क्या है जूल है, और काइनेटिक एनर्जी की यूनिट भी जूल, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट भी जूल, हीट एनर्जी की यूनिट भी जूल। तो यानी सारी एनर्जी की यूनिट क्या है जूल है। तो वर्क डन या एनर्जी, वर्क डन कहूँ या एनर्जी कहूँ, दोनों का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा सेम होगा, कितना होगा ml² t - 2, ठीक है। अगला मैं देखूं जरा, अगला देखूं, अगला है आपका टॉर्क। अब आप कहेंगे ये टॉर्क क्या बवाल आ गया भाई, ये क्या बला है, टॉर्क क्या चीज़ है। तो अब हमें ये जो टॉर्क है, आप लोगों को फिज़िक्स में अभी आपने जो 9th में और 10th में जो क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं वो बहुत गिनती की कुछ क्वांटिटीज़ ही पढ़ी हैं। अब आप यहाँ 11th में और 12th में बहुत सारी नई नई क्वांटिटीज़ पढ़ रहे होंगे, आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें क्वांटिटीज़ को पढ़ रहे होंगे। कुछ क्वांटिटीज़, न्यू क्वांटिटीज़ आपके लिए इंट्रोड्यूस्ड होंगी 11th में, कुछ न्यू क्वांटिटीज़ इंट्रोड्यूस्ड होंगी 12th में। बट वो इस बात का, इस चैप्टर में इस बात का बिल्कुल भी वेट नहीं करेगा कि आपने उन क्वांटिटीज़ को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बिकॉज ये चैप्टर जनरल फिज़िक्स का पार्ट है। तो चूँकि हम डायमेंशन पढ़ रहे हैं, तो डायमेंशन का मतलब ये हुआ कि हमें सारी क्वांटिटी, फिज़िक्स में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उन सारी क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस लिखने आनी चाहिए इस चैप्टर में, भले ही आपने पढ़ी हो या ना पढ़ी, ठीक है। तो टॉर्क जो हम पढ़ रहे होंगे वो पढ़ रहे होंगे चैप्टर नंबर 7 में। 11th में फर्स्ट बुक ऑफ NCERT का जो सेकंड लास्ट चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 7, वहाँ पे हम इस टॉर्क को पढ़ रहे होंगे। ग्रेविटेशन से पहले चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल डायनामिक्स, वहाँ पे हम टॉर्क को पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है कि हमें डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए क्या पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। अगर हमें फार्मूला पता है या क्वांटिटी की यूनिट पता है या फार्मूला पता है, तो हमें फार्मूला अगर मालूम है तो फार्मूले से हम डायमेंशन फार्मूला आसानी से इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ न्यू क्वांटिटीज़ इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। अब वो क्वांटिटीज़ जो एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाएंगी 11th क्लास में, उनका डायमेंशन फार्मूला पूछा जाएगा, ठीक। फार्मूले में दे रहा हूँ, आपने इस दिमाग में नहीं दौड़ाना कि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क में दिमाग नहीं लगाना है। आपने ये सोचना है कि ये एक क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन फार्मूला हमने लिखना है, ठीक है। फार्मूला मैं आपको बता दूंगा फार्मूला क्या होता है। जिस चैप्टर में हम जिस क्वांटिटी को पढ़ रहे होंगे उस क्वांटिटी को वहीं समझा जा सकता है, यहाँ पे समझाना और समझना वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है बच्चों,
टॉर्क को डिनोट किया जाता है टाउ से, या डिनोशन छोड़ दो, टाउ, ऐसा टाउ, ऐसे सिंबल से। ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन लेंथ, यानी फोर्स इनटू लेंथ होता है टॉर्क। ठीक है, फोर्स क्या है, mlt-2। अभी देखा हमने, आपने ये 4 फॉर्मूले को याद करना है। स्पीड का देखो जल्दी से कितना है, lt-1 है, स्पीड का कितना है, lt-1 है। एक्सेलरेशन यहीं पर याद करना है इसी वक्त, स्पीड का कितना है, lt-1 है, एक्सेलरेशन का कितना है, lt-2 है, फोर्स का कितना है, mlt-2 है, वर्क डन का कितना है, ml²t-2 है। एक बार और रिपीट करें जल्दी से मेरे साथ कि स्पीड का कितना है, lt-1 है, मेरे साथ साथ रिपीट करें। एक्सेलरेशन का कितना है, lt-2 है, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या है, mlt-2 है, और वर्क डन का क्या है, ml²t-2 है। ये चारों डायमेंशन फार्मूले आपको याद हो जाएं, इन्हीं चारों से सारे डायमेंशन फार्मूले हम लिख रहे होंगे। ठीक है, तो फोर्स का कितना याद किया आपने, mlt-2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स लेंथ, लेंथ का कितना l, तो क्या आ गया डायमेंशन फार्मूला, ml²t-2। ये डायमेंशन फार्मूला आपने कहीं देखा, कहीं मिला आपको? हाँ मिला है। कहाँ मिला है? ये वर्क डन में मिला है। वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला ml²t-2, टॉर्क का डायमेंशन फार्मूला ml²t-2। वर्क डन और टॉर्क दोनों अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, डायमेंशन फार्मूला सेम है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कैन अ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला? आप कहेंगे यस। एग्जाम्पल भी पूछेगा तो आपके सामने एक एग्जाम्पल ये आया, एग्जाम्पल इज वर्क डन एंड टॉर्क। ठीक है, क्वांटिटी अलग हैं, यूनिट्स इनकी अलग अलग होती हैं, बट डायमेंशन फार्मूला जो है वो क्या है, सेम है। यूनिट अलग अलग होती हैं, अलग अलग क्वांटिटीज़ की यूनिट्स अलग अलग होती हैं, बट डायमेंशन फार्मूला अलग अलग क्वांटिटीज़ का सेम हो सकता है, याद रखें। ठीक है, तो वर्क डन किसके साथ पेयर बनाता है डायमेंशनली? वर्क डन किसके साथ पेयर बनाता है? टॉर्क के साथ। ठीक है, एक डब्बे में बंद कर दें दोनों को एक साथ। ठीक है, वर्क डन किसके साथ पेयर बनाता है? टॉर्क के साथ। कंपटीशन में कैसे आता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्वांटिटीज़ हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला? ABCD 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें 2-2 क्वांटिटीज़ गिवन होंगी, उनमें से पेयर आपको उठाना होगा। एक पेयर आपका वर्क डन एंड टॉर्क भी हो सकता है, नीट में भी पूछ सकता है, पूछ चुका है, और JEE मेंस में भी पूछ चुका है, और आगे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया वर्क डन और टॉर्क। नाउ द नेक्स्ट इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम पढ़ा है आपने क्या? मास इनटू वेलोसिटी। मास का कितना m, वेलोसिटी का कितना lt-1। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला कितना हो गया? mlt-1। नेक्स्ट है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स क्या है? फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का कितना बच्चों? mlt-2, और टाइम का कितना? t। तो इम्पल्स का डायमेंशन फार्मूला कितना आ जाएगा? mlt-1। ठीक है, तो दोनों का डायमेंशन फार्मूला क्या है? सेम। तो लीनियर मोमेंटम के साथ कौन पेयर बनाता है? इम्पल्स। लीनियर मोमेंटम का और इम्पल्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? सेम होता है। अगला है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। क्या है अगला? एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम अलग चीज़ है, एंगुलर मोमेंटम अलग चीज़ है, याद रखना, अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं। एंगुलर मोमेंटम कहाँ पढ़ेंगे? जो उसी चैप्टर में, जिस चैप्टर में हम टॉर्क पढ़ रहे होंगे। लीनियर मोमेंटम होता है mv, और एंगुलर मोमेंटम होता है mv साथ में एक और चीज़ r है रेडियस। ठीक है, mvr इज द एंगुलर मोमेंटम। बोहर थ्योरी अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें पढ़ा होगा mvr एंगुलर मोमेंटम इज nh/2π।
ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम mvr, m इज मास, v इज वेलोसिटी, lt माइनस 1 और r इज रेडियस इज द लेंथ। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आया, ml स्क्वायर t माइनस 1। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम के बाद हमारा है प्लैंक्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम के बाद है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट h। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम के बाद mvr, m, lt माइनस 1, यहाँ l। तो डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 1। ठीक है। उसके बाद है हमें हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। देखें प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, प्लैंक कांस्टेंट को h से डिनोट करते हैं। h क्या होता है, एनर्जी, E अपॉन न्यू। E इज एनर्जी, E इज इक्वल टू h न्यू। अगर आपने पढ़ा हो ये फॉर्मूला, E इज इक्वल टू h न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन, वेयर h इज द प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का कौन क्या है डायमेंशनल फार्मूला, वही जो वर्क डन का मैंने बताया। वर्क डन और एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, सेम, कितना, ml स्क्वायर t माइनस 2। तो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला कितना, ml स्क्वायर t माइनस 2। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी 1 अपॉन t। 1 अपॉन t मीन्स 1 अपॉन t को क्या लिखोगे, t माइनस 1। तो फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन फार्मूला है वो कितना है, t माइनस 1 है। और देखोगे क्या आएगा निकल के, ये t माइनस 1 ऊपर जाके प्लस 1 हो जाएगा और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला कितना आ जाएगा, ml स्क्वायर t माइनस 1। ठीक है। तो ध्यान दें, ml स्क्वायर t माइनस 1 प्लैंक कांस्टेंट, ml स्क्वायर t माइनस 1 एंगुलर मोमेंटम। IIT एडवांस में पूछ चुका है ये कि प्लैंक कांस्टेंट के साथ किसका पेयर बनता है, एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला क्या है, सेम है। तो मैंने कितने पेयर दे दिए आपको, वर्क डन एंड टॉर्क एक पेयर, लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स दूसरा पेयर, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट तीसरा पेयर। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ, हम डायमेंशनल फार्मूले लिख रहे हैं। किस पैटर्न में लिख रहे हैं, वो क्वांटिटीज़ फिजिक्स में, वो पेयर ऑफ क्वांटिटीज़ जिनके डायमेंशन फार्मूले सेम होते हैं, उनको मैं एक जगह लेके इकट्ठा कर रहा हूँ लाके। बुक्स में सब बिखरे रहते हैं, मैं एक जगह इकट्ठा कर रहा हूँ। तो आपको डायमेंशन फार्मूले लिखने हैं, साथ साथ आपको पेयर्स भी मिल रहे हैं। ये पेयर्स आपको एग्ज़ाम में भी मिलेंगे 11th के। ये पेयर्स आपको आपका जो है कंपटीशन का भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहे होंगे। ठीक है। तो इन पेयर्स को आपने पकड़ के चलना है। ठीक है, किसके साथ किसका पेयर बनना होगा ये देखते हुए चलना है। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, अगर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारा सरफेस टेंशन, अ न्यू क्वांटिटी, जिसको आप सेकंड बुक एनसीईआरटी सेकंड बुक सेकंड चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होता है आपका फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द सरफेस, ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, टॉप लेयर के ऊपर जो फोर्स डेवलप होता है, सरफेस टेंशन। तो क्या है सरफेस टेंशन, फोर्स इज mlt माइनस 2 और लेंथ इज l। सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, तो क्या आएगा यहाँ से, mt माइनस 2। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन फार्मूला क्या है, mt माइनस 2। नेक्स्ट क्या चीज़ है, 10 है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका एक और नाम होता है इलास्टिक कांस्टेंट, या एक और नाम होता है इसका फोर्स कांस्टेंट। तीनों एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ के तीन नाम है। स्प्रिंग कांस्टेंट पूछे
या इलास्टिक कांस्टेंट पूछे या फोर्स कांस्टेंट पूछे, ये के से इसको डिनोट करते हैं। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एक्सटेंशन या लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ, ये भी फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है, यानी MLT माइनस 2 अपॉन L। दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं, दोनों अलग अलग तरीके से डिफाइंड है। फॉर्मूला आपको एक जैसा लग रहा है, क्वांटिटी अलग अलग है। तो सरफेस टेंशन के साथ कौन पेयर बना रहा होता है? सरफेस टेंशन के साथ पेयर बनता है फोर्स कांस्टेंट का, या स्प्रिंग कांस्टेंट या इलास्टिक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला और सरफेस टेंशन का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। अगली बात देखें, अगला देखें बच्चों 11, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना? MLT माइनस 2, एरिया कितना? L स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये ऊपर जाके? 1, पावर 1 है, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? ML माइनस 1 T माइनस 2, ठीक है। प्रेशर के साथ जो पेयर बनेगा वो किसका बनेगा? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी क्या चीज़ है? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी का कितना? जो वर्क डन का ML स्क्वायर T माइनस 2, तो ML स्क्वायर T माइनस 2 अपॉन वॉल्यूम कितना? L क्यूब, और 2 माइनस 3 कितना होगा? माइनस 1, तो ML माइनस 1 T माइनस 2, ठीक है। तो प्रेशर का और एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या है? सेम है। प्रेशर का और एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या है? सेम है। मैं आपको पेयर देते हुए चल रहा हूँ बच्चों, पेयर्स, ठीक है। इन पेयर्स को ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, कुछ पेयर्स और दे रहा हूँ, फिर कुछ घर के लिए क्वेश्चन दे के इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अगली क्लास में कुछ और देखेंगे। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज अगर मैं आपसे कहूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ के आए हैं आप 10th क्लास में। क्या होता है? V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ के आए हैं, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q, या V इज इक्वल टू IR भी लगा सकते हैं, लेकिन IR लगाएंगे तो अटक जाएंगे, R का चाहिए होगा। इलेक्ट्रिक करंट तो हमें पता है, एम्पियर A। रेजिस्टेंस का हमें नहीं पता, अब रेजिस्टेंस खोजना पड़ेगा आपको। तो फॉर्मूला ऐसा लगाओ जिसमें आसानी से निकल के आए। वर्क डन हमें पता है और Q हमें पता है। Q क्या होता है? करंट इंटू टाइम। Q इज इक्वल टू IT, ठीक है। हमें अल्टीमेटली फॉर्मूले को रिड्यूस करना है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, वर्क डन में, और वो जो हमारी 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं उनमें रिड्यूस करके लेके आना है फॉर्मूले को। फिर डायरेक्टली हम वहाँ डायमेंशन रखेंगे और हमारा इजीली निकल आएगा। तो देखो मैं वर्क डन और बेसिक क्वांटिटीज़, करंट और टाइम में ले आया फॉर्मूले को। और वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला कितना है? ML स्क्वायर T माइनस 2, करंट का कितना? एम्पियर A, और टाइम का कितना? T, ठीक है। तो आपका वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन फार्मूला कितना आ गया? ML स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा ऊपर जाके, माइनस 3 A माइनस 1, ML स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1। ये आपका इलेक्ट्रिक करंट आ गया। अब आप इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस निकालेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला निकालो, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? R इज इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है। R इज इक्वल टू V अपॉन I लगाओगे ना, ठीक।
अब V अपॉन आई लगाया आपने ओम्स लॉ, तो अब आपको V चाहिए। आप कहोगे मैं V उठा के यहाँ से रख दूँ, है क्योंकि V ऊपर है, लेकिन एग्जाम में अगर खाली R पूछ ले आपसे, R पूछ ले, तो तब तो ये नहीं होगा आपके पास, वो आपको याद भी नहीं होगा, याद भी होगा तो भूल जाओगे। तो फिर कहाँ से क्या रखोगे उठा के, V अपॉन आई उठाया तो, है तो V अपॉन आई यहाँ से इसको उठाने के बजाय अगेन इस फॉर्मूले को रिड्यूस कर दो, किसमें, बेसिक क्वांटिटीज के टर्म में, वर्क डन, फोर्स, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टर्म में। अब V आपको पता है वोल्टेज है, और V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q, तो V की जगह पे W अपॉन Q डाल दो, ये आ गया, और Q की जगह IT डाल दो, तो IT इंटू आई कितना हो गया, V W अपॉन आई स्क्वायर टी। तो फॉर्मूले को रिड्यूस कर लो, तो रिड्यूस हो गया फॉर्मूला, वर्क डन, करंट और टाइम में रिड्यूस हो गया, ठीक है। या ऐसा फॉर्मूला यूज कर लो जिसमें कि ये डायरेक्टली मिल जाए आपको, पावर का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, P बराबर आई स्क्वायर R, वो यूज नहीं कर रहे तो ऐसे रिड्यूस करके लाना पड़ेगा। तो वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन रखो, वर्क डन आपको पता है कितना, ml स्क्वायर T माइनस 2, करंट रखो कितना, A स्क्वायर, और T रखो कितना T। ऐसे फॉर्मूले को बना के रखो, ठीक है। चूंकि ये याद नहीं रहता तो क्या होगा, ml स्क्वायर T ऊपर गया कितना, -3 A माइनस 2, ये आपका डायमेंशन फार्मूला हो गया, ठीक है। कुछ मैं घर के लिए दे रहा हूं, यहां से आगे बढ़ेंगे। और डायमेंशनल फार्मूले में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन एक मैंने बताया पेयर से आता है, और कैसा क्वेश्चन आता है धीरे धीरे आगे की क्लासेस में जब हम डायमेंशन पढ़ रहे होंगे, थोड़ा इसको और थोड़ा जो है रिजल्ट को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को देखेंगे डायमेंशन फार्मूले में। अभी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को मैंने देखा, बताया, तो बात जो है गड़बड़ हो जाएगी, आपके समझ में नहीं आएगा। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के लिए एक आध लेक्चर का वेट करेंगे, उसके बाद इन डायमेंशन फार्मूले की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में डिस्कस करूंगा। नाउ द नेक्स्ट आपको घर से करके लाना है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। आपको करके लाना है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ, आपने दिखाना है मुझे, पोस्ट करना है व्हाट्सएप ग्रुप में, अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन है आपका चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। आपने मुझे दिखाना है पावर। पावर का पता है आपको क्या होता है, पावर वर्क डन अपॉन टाइम। फिर आपने दिखाना है यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस या बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस, या एक और मॉड्यूलस होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। 3 मॉड्यूलस होते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 होते हैं, तीनों का एक ही फॉर्मूला होता है, क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसको 17 नंबर पे कर लें, 17, ठीक है, और 18 पे कर लें पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। ये करके दिखाएंगे आप मुझे, स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, या बल्क मॉडुलस, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और क्या करके दिखाएंगे, पावर। पावर क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम है, ठीक है। एक और लेके आएंगे आप, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। 12th क्लास में पढ़ेंगे आप इसको, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को। इसका जो फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू, वो होता है Q अपॉन V, ठीक है। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q चार्ज है, V पोटेंशियल है, V को W अपॉन Q रख दोगे, क्या रख दोगे, W अपॉन Q। तो W अपॉन Q रखोगे तो Q ऊपर जाके Q स्क्वायर अपॉन W हो जाएगा, और Q को फिर IT रख दोगे तो I स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन W हो जाएगा। I स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन W से आप इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिख सकते हैं। लास्ट आपको करके आना है 20,
इंडक्टेंस को डिनोट करते हैं कैपिटल एल से, ठीक है। ये क्या होता है इंडक्टेंस, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, ये होता है एनर्जी अपॉन करंट का स्क्वायर। इंडक्टेंस एल होता है एनर्जी अपॉन करंट का स्क्वायर। आपने ये 1 2 3 4 5 6 फार्मूले करके आने हैं। जितने मैंने डायमेंशन फार्मूले लिखाए उतने ही डायमेंशन फार्मूले करने। एक और कर लेना, ठीक है, एक और कर लेना यहाँ जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। जो हमारे यहाँ हमारे क्वेश्चन को हल कर देंगे उन डायमेंशन फार्मूले को करा रहा हूँ, जिससे आपने 11वीं में कुछ और करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। इन डायमेंशन फार्मूले को करिए। अगली क्लास में कुछ और डायमेंशन फार्मूले में इंट्रोड्यूस करूँगा और यहाँ से आगे बढ़ूँगा, ठीक है। अगला आपको एक लास्ट और करना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी डेरिवेशन में, फार्मूले के डेरिवेशन में। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा से डिनोट करते हैं इसको। ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन फोर्स अपॉन स्पीड इंटू रेडियस, ठीक है। डायमेंशनली फार्मूला लिखा है मैंने, डायमेंशनल करेक्टनेस के हिसाब से फोर्स अपॉन स्पीड इंटू रेडियस लगाएंगे, आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फार्मूला मिल जाएगा। एक और कर लें चाहें तो, टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होती हैं, रस्सियाँ। रस्सियों को जब आप खींचते हैं, ऐसे स्ट्रिंग को जब आप खींचेंगे तो इसमें टेंशन आ जाती है, तन जाती है ये रस्सी। ये जो टेंशन है रस्सी में, ये क्या चीज़ है, फोर्स। टेंशन इन स्ट्रिंग क्या चीज़ है, फोर्स है। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी उसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, वही जो फोर्स का है, यानी MLT-2 लिख के रखेंगे इसको। अगला आप करके देंगे मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को म्यू से डिनोट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, मास अपॉन लेंथ, ठीक है। इन सब की हमें डेरिवेशन में ज़रूरत पड़ेगी, फार्मूले के डेरिवेशन में। ये आप करके रखें। अगली क्लास में बच्चों यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मैंने डायमेंशनल फार्मूला लिखना सिखाया है। अगली क्लास में हम करेक्ट फार्मूले की करेक्टनेस को और डेरिवेशन को देख रहे होंगे। ओके देन, बाय।